नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में महाराणा प्रताप के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। पिछली कक्षा में हमने महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा के विषय में पढ़ा था। आज हम महाराणा प्रताप के विषय में पढ़ेंगे। प्रताप का जन्म 19 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। उसकी माता जयंता बाई पाली के अखेरा सोनगरा चौहान की पुत्री थी। फरवरी 1572 ईस्वी में प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह की गोगुंदा में मृत्यु हो गई। उसने प्रताप के अधिकारों की अवहेलना कर अपने दूसरे पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। क्योंकि जगमाल की माता भटियाणी पर उसकी विशेष कृपा थी, अतः उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल को राजगद्दी पर भी बैठा दिया गया था। किंतु यह स्थिति अधिक देर तक न रही। जालोर के अखेराज सोनगरा व ग्वालियर के रामशाह तंवर ने इसका विरोध किया। तब रावत कृष्णदास व रावत सांगा ने अन्य प्रमुख सामंत सरदारों की सहमति से प्रताप को गद्दी पर बिठाने का निर्णय कर उदय सिंह की दाह क्रिया से लौटते ही 26 फरवरी 1572 ईस्वी प्रताप को गोगुंदा में मेवाड़ की राजगद्दी पर बिठाया। इससे क्रुद्ध हो जगमाल मेवाड़ छोड़कर चला गया। अजमेर के सूबेदार के प्रयत्नों में उसे अकबर से पहले जाजपुर का परगना और फिर सिरोही का आधा राज्य प्रदान किया, परंतु दुर्भाग्य ने जगमाल का वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा और 17 अक्टूबर 1583 ईस्वी को हुए दत्तानी के युद्ध में वे काम आया। जगमाल मेवाड़ की तत्कालीन दशा। जब प्रताप गद्दी पर बैठा उस समय मेवाड़ में कुछ भी नहीं बचा था। आर्थिक एवं सामाजिक जीवन नष्ट हो गया था। व्यापार एवं उद्योग धंधे समाप्त हो गए थे। प्रशासनिक व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। मेवाड़ का उपजाऊ प्रदेश मुगलों के पास था। चित्तौड़ पतन के बाद उदय सिंह आर्थिक स्थिति में अधिक सुधार भी नहीं कर पाया था। सभी महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध थे। ऐसी कठिन परिस्थितियों में प्रताप मेवाड़ का महाराणा बना। उस समय उसकी आयु 31 वर्ष के लगभग थी। मेवाड़ में इस समय ग्वालियर और सिरोही के शासक आश्चर्य पा रहे थे तथा मेवाड़ को छोड़ शेष राजस्थान के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और कई एक ने तो मुगलों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए थे। इन परिस्थितियों में मुगलों से युद्ध अवश्यंभावी था। अकबर एक महत्वाकांक्षी शासक था। उत्तरी भारतवर्ष में मेवाड़ को, जिसका क्षेत्रफल भले ही कम हो किंतु एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उसका महत्व था। अकबर मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, किंतु वह यह भी जानता था कि मेवाड़ पर एकाएक विजय प्राप्त करना भी आसान नहीं है। यूँ देखा जाए तो अकबर की साम्राज्यवादी लिप्सा में मेवाड़ के स्वतंत्र अस्तित्व का कोई स्थान नहीं था। तत्कालीन सर्वशक्तिमान शासक के लिए तो मेवाड़ की स्वतंत्रता वस्तुतः एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसे समय में महाराणा प्रताप के सामने दो ही मार्ग थे। एक, या तो वह अन्य राज्यों के अनुरूप अकबर की अधीनता स्वीकार कर अकबरी साम्राज्य में उच्च ओहदा, उच्च स्थान या पद प्राप्त करे, अथवा दूसरा संघर्ष के लिए तैयार है। दूसरा मार्ग संकट में था। परिस्थितियां भी प्रतिकूल थी, परंतु इन सब विपरीत परिस्थितियों के उपरांत महाराणा के सामने स्पष्ट आदर्श था। प्रताप की स्वतंत्रता प्रिय थी। इसकी रक्षा के लिए वे सब कुछ बलिदान करने को तत्पर था। इस उच्च आदर्श से प्रेरित होकर प्रताप ने दूसरा ही विकल्प ग्रहण किया। संघर्ष की प्रारंभिक तैयारियां। यूं अकबर और प्रताप का संघर्ष साम्राज्य विस्तार और स्वातंत्र्य
प्रियता के बीच का संघर्ष था। प्रताप ने अपनी संपूर्ण शक्ति से मेवाड़ में एकता स्थापित करने का भरसक प्रयास किया था। उसने राज्य के दो प्रमुख आधार स्तंभ व सामंतों और भीलों को एक सूत्र में संगठित किया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के मतानुसार प्रताप प्रथम शासक था जिसने भीलों के महत्व को समझा तथा भील राजपूत शासन की व्यवस्था की नींव डाली। प्रताप ने संघर्ष की तैयारी हेतु गोगुंदा के बजाय कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। यहीं पर प्रताप ने जब अपने सिंहासन रूढ़ होने का उत्सव मनाया तब मारवाड़ का राव चंद्रसेन भी उस समय कुंभलगढ़ में उपस्थित था। इस घटना से प्रतीत होता है कि प्रारंभ से ही प्रताप ने अपने सीमित साधनों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की दृष्टि से राजस्थान की अन्य शक्तियों राजस्थान की अन्य शक्तियों से संगठन वार्ता शुरू कर दी। उधर अकबर की मान्यता थी कि मेवाड़ की अस्त व्यस्त स्थिति के उपरांत भी प्रताप से युद्ध करना आसान नहीं। अतः अकबर ने वार्तालाप द्वारा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने का प्रयास किया। 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी के बीच एक के बाद एक करके 4 शिष्टमंडल प्रताप के पास इसी उद्देश्य से भेजे। महाराणा जानता था कि वार्तालाप से कोई हल नहीं निकलने वाला है, परंतु भावी संघर्ष की तैयारी के लिए आवश्यक समय प्राप्त किया जा सकता है। अतः बातचीत के द्वार अपनी ओर से बंद नहीं किए। वास्तव में अपने व्यवहार से महान कूटनीतिज्ञ होने का उसने परिचय दिया है। अकबर ने प्रताप से संधि कर अधीनता स्वीकार कर लेने हेतु निम्न प्रकार से शिष्टमंडल भेजे। शिष्टमंडल के प्रयास। अगस्त 1572 ईस्वी में अकबर ने जलाल खां कोरजी को वार्ता के लिए मेवाड़ भेजा। जलाल खान बुद्धिमान व वाकपटु दरबारी था। प्रताप ने भी उसका स्वागत किया। अगस्त 1572 ईस्वी में अकबर ने जलाल खां कोरजी को वार्ता के लिए मेवाड़ भेजा। जलाल खां बुद्धिमान व वाकपटु दरबारी था। प्रताप ने भी उसका स्वागत किया, परंतु उसे असफल ही लौटना पड़ा। यूं अपने प्रथम प्रयास के अनुकूल परिणाम न देख अकबर ने इस कार्य के लिए राजस्थानी सामंतों में से किसी को भेजने की सोची। इस नीति के पीछे अकबर का दोहरा उद्देश्य हो सकता था। उसका मानना था कि सजातीय होने से उनमें धर्मनिष्ठता की भावना हो सकती है और बातचीत संभव हो सकती है। वार्ता असफल हो जाने पर प्रताप विरोधी भावना राजपूत शासकों में प्रज्वलित हो जाएगी, जिसकी अकबर की आवश्यकता थी। इसलिए गुजरात विजय के पश्चात मानसिंह को मेवाड़ में भेजा, किंतु उसके असफल लौट आने पर अकबर 1573 ईस्वी में राजा भगवंत दास को भेजा, परंतु वे भी असफल हो गया। इसके कुछ समय पश्चात अकबर ने एक और प्रयास किया और राजा टोडरमल को भेज दिया। उसे भी अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। यूं वार्तालाप से अधीनता स्वीकार कराने में जब अकबर सफल नहीं हुआ तो उसने अब शक्ति प्रदर्शन के माध्यम का आश्रय लिया। मानसिंह की नियुक्ति। काबुल एवं अन्य स्थानों से छुटकारा पाकर अकबर 1576 ईस्वी के प्रारंभिक महीनों में मेवाड़ अभियान प्रारंभ करने के उद्देश्य से
अजमेर पहुंचा। यहाँ रहकर वे युद्ध क्षेत्र की नवीनतम गतिविधियों के से संपर्क रख सकता था। यहीं उसने 3 अप्रैल 1570 ईस्वी को मान सिंह के नेतृत्व में मुगल अभियान प्रारंभ करने की घोषणा की। J.M. सेलेट के मतानुसार मान सिंह के नेतृत्व देना अपने अभियान प्रारंभ करने की घोषणा की अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। हेमू को छोड़कर ये पहला अवसर था जब मुस्लिम सेना का नेतृत्व किसी हिंदू को दिया गया हो। मुस्लिम सामंतों में इसका विरोध था, स्वयं अकबर भी विरोध से परिचित था। इसलिए मान सिंह की नियुक्ति की घोषणा आगरा से ने कर अजमेर से की। बदायूं का कहना है कि नकीब खां इस युद्ध में सम्मिलित होना चाहता था, परंतु हिंदू मंदिर के कारण उसने इसमें सम्मिलित होना उचित नहीं समझा। मुगल मनसबदारों के अतिरिक्त मान सिंह की नियुक्ति के पीछे अकबर के कुछ निश्चित उद्देश्य होने चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका मुख्य उद्देश्य राजपूतों में प्रताप के विरुद्ध लड़ने की अनिच्छा को समाप्त करना था। अकबर का मानना था कि मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेनाएं होने के कारण प्रताप पहाड़ी की सहायता ने लेकर खुले मैदान में लड़ेगा, क्योंकि आमेर के शासक कुछ समय पूर्व तक मेवाड़ की अधीनता में थे। ऐसे वंश के व्यक्ति के नेतृत्व में मेवाड़ के विरुद्ध आने वाली सेना का मुकाबला करने के लिए प्रताप पहाड़ी के बजाय खुले मैदान में लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अकबर ये जानता था कि यदि प्रताप खुले मैदान में लड़ेगा तो मुगलों को सफलता प्राप्त हो सकेगी। प्रताप को मान सिंह के नेतृत्व में आने वाली मुगल सेना के बारे में समाचार मिला तो उसने मांडलगढ़ पहुंचकर सामना करने का निश्चय किया, परंतु अपने सामंतों के विरोध के कारण उसे अपना यह विचार छोड़ना पड़ा। उधर मान सिंह अजमेर से रवाना हो मांडलगढ़ पहुंचा, जहां वे 2 माह तक ठहरा रहा। इतने लंबे समय तक ठहरे रहने के पीछे उसके 2 उद्देश्य थे: अपने रसद माल को सुरक्षित रखना तथा प्रताप के धैर्य को समाप्त करना। मांडलगढ़ से रवाना हो बनास नदी के किनारे मोलेला नामक स्थान पर मुगल सेना ने पड़ाव डाला। प्रताप को जब शाही सेना से मांडलगढ़ के प्रयाण के समाचार मिले तो वह भी से सैन्य गोकुंदा से लोसिंग पहुंचा। सामरिक दृष्टि से प्रताप के लिए यह बड़ा ही उपयुक्त स्थान था। प्रताप के लिए सबसे अच्छी रणनीति यह होती कि मान सिंह को वहीं आने को बाध्य करता और संकरे मार्ग में घेर कर उसकी सेना नष्ट कर देता। किंतु एक तो राजपूतों ने तब तक छापामार युद्ध की कला को पूरी तरह समझा नहीं था, दूसरे प्रताप के वीर सरदार शत्रु पर टूट पड़ने को आतुर थे। इसलिए प्रताप इसी दुर्गम मार्ग से होकर आगे बढ़ा। सेना का जमाव। प्रताप ने अपनी सेना का विभाजन करते हुए हरावल का नेतृत्व पठान हकीम का सूर को दिया तथा मुख्य सेना के दाहिने पार्श्व में भामाशाह तथा उसके भाई ताराचंद और ग्वालियर के भूतपूर्व राजा राम शाह को अपने पुत्रों सहित तैनात किया। बाएं पार्श्व में मान सिंह अखेराज सोनगरा, मान सिंह झाला, बीदा झाला आदि के साथ नियुक्त था। पृष्ठभाग में भील धनुर्धारी और केंद्र में प्रताप था। चंदावल में अपने साथियों सहित पांडरवा का राजा का राणा पुंजा था। मुगल सेना का जमाव। उधर मान सिंह ने शाही सेना को जमाते हुए हरावल में जगन्नाथ कच्छावा और आसफ खां को रखा तथा सैयद हासिम बारह की देखरेख में कोई 80 योद्धाओं को रखा गया, जिन्हें वुजे इरावल कहा जाता है। मुख्य सेना के बाएं भाग का नेतृत्व गाजी खां बदख्शा कर रहा था। दाहिने भाग का नेतृत्व सैयद अहमद खां बारह कर रहा था और कुछ
और पृष्ठभाग में चंदावल का नेतृत्व मेथर खां के अधीन था। मानसिंह केंद्र में था। ख्यातों में आए वर्णन के अनुसार मानसिंह के अधीन मुगल सेना में 80,000 और राणा की सेना में 20,000 घुड़सवार थे। निर्णसी मानसिंह की सेना की संख्या 40,000 और राणा की 9 से 10,000 बताता है, लेकिन टॉड का मत है कि 22,000 और वीर राजपूत युद्ध क्षेत्र में उतारे, उनमें से 14,000 युद्ध क्षेत्र में मारे गए। बदायूं मानसिंह की सैनिक संख्या 5,000 तथा राणा की 3,000 बताता है। इस प्रकार दोनों सेनाओं की संख्या को लेकर विद्वान एकमत नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध। दोनों सेनाएं कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करती रही, परंतु अंत में 8 जून 1576 ईस्वी को प्रताप की सेना के अग्रभाग में, जिसका नेतृत्व हकीम खां कर रहा था, पहाड़ों से निकलकर मुगल सेना पर आक्रमण किया। इस आक्रमण से मुगल सेना का हरावल छिन्न-भिन्न हो गया। यहाँ तक कि वाम पासरू में नियुक्त मुगल सैनिक भी भेड़ों के झुंड की तरह भाग निकले। इसी प्रकार मेवाड़ की सेना का दूसरा भाग, जो प्रताप के नेतृत्व में था, उसने भी आक्रमण कर मुगल सेना में खलबली मचा दी। अच्छे अच्छे मुगल योद्धा युद्धभूमि से 15 से 20 किलोमीटर से भी अधिक दूर भागकर जीवन सुरक्षित रख सके। राणा और मानसिंह का भी आमना सामना हो गया। मानसिंह सौभाग्य से ही बच सका। राणा ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। हाथियों का युद्ध भी रोमांचक था, जैसे प्रथम आक्रमण के बाद हाथियों का युद्ध भी रोमांचक था। जैसे ही प्रथम आक्रमण के बाद मुगल पुनः व्यवस्थित किए हुए, तो प्रताप ने युद्ध को खुले मैदान से हटाकर पहाड़ी क्षेत्र में मोड़ना चाहा। इसी उद्देश्य ने अपनी सेना के दोनों भागों को एकत्रित कर पहाड़ की ओर रवाना हुआ, परंतु मुगल सेना ने प्रताप का पीछा करने का साहस व शक्ति नहीं की। मुगलों को भय था कि प्रताप की सेना पहाड़ों में घात लगाकर न बैठी हो। वास्तव में अगर प्रताप का पीछा करती हुई मुगल सेना पहाड़ी क्षेत्र के आंतरिक भाग में पहुंच जाती, तो थकी हुई मुगल सेना पर कहर गिर पड़ता। अतः वे अपने पड़ाव में लौट गए। युद्ध का प्रारंभ घाटी के मुहाने से हुआ था, और यह मिट्टी का रंग हल्दी जैसा होने के कारण इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। प्रमुख युद्ध रक्तताल क्षेत्र में हुआ। यह क्षेत्र खमनोर गांव के पास स्थित होने से इसे खमनोर का युद्ध भी कहते हैं। अबुल फजल ने इसे गोगुंदा का युद्ध लिखा है। युद्ध किसके पक्ष में? इस युद्ध के दौरान सब बातों की पहल प्रताप ने अपने पास रखी। उसने मुगलों को अपने ही चुने हुए स्थान, समय व तरीके से लड़ने को बाध्य किया। आक्रमण का प्रारंभ भी उसने ही किया। हाथियों को भी उसने ही अपने चुने हुए स्थान पर लड़ाया तथा मैदान से पहाड़ों की ओर युद्ध को स्थानांतरित करने का प्रयास भी उसी ने किया। प्रताप, हकीम का सूर, ग्वालियर के रामशाह के नेतृत्व में हुए ये मेवाड़ी आक्रमण की भयंकरता को स्वयं बदायूं स्वीकार करता है। उनका मानना है कि आक्रमणों ने मुगलों की रक्षा पंक्ति छिन्न-भिन्न कर दी। अच्छे मुगल योद्धा युद्धभूमि में 15 से 20 किलोमीटर से भी अधिक दूर भागकर जीवन सुरक्षित रख सके। मानसिंह भी सौभाग्य से ही बच पाया। मुगलों की सैनिक संख्या प्रताप से करीब 3 गुना थी। अतः जैसे ही प्रथम आक्रमण के बाद मुगल सैनिक पुनः व्यवस्थित हुए, तो प्रताप ने युद्ध को खुले मैदान से हटा पहाड़ी क्षेत्र की ओर मोड़ना चाहा। इस उद्देश्य की पूर्ति के संदर्भ में बदायूं लिखता है कि मैदान से हटने से पहले प्रताप की सेना के दोनों भाग मिले और पहाड़ों की ओर लौट गए। ऐसी स्थिति में इस भय से कि प्रताप सेना सहित पहाड़ों में छिपा हुआ है, मुगल सेना का उधर जाने का साहस नहीं हुआ। मानसिंह स्थिति को जानता था। प्रताप के पहाड़ी में नए चुने हुए स्थान पर लड़ने का अर्थ संपूर्ण मुगल सेना की जान खतरे में डालना था। अगर मानसिंह चतुराई ने करता और प्रताप में
के जाल में आ जाता तो उसे करारी हार का सामना करना पड़ता। प्रताप का पलड़ा भारी। परिस्थितियों को देखें तो स्पष्ट है कि प्रताप हारा नहीं। अगर ऐसा होता तो मुगल संघर्ष नहीं, प्रताप के अनुयायी ही उसका नेतृत्व स्वीकार नहीं करते। 50 वर्ष पूर्व खानवा युद्ध की हार के पश्चात सांगा बाबर से लड़ने के लिए चंदेरी की ओर रवाना हुआ, परंतु उसके सामंतों ने उसके नेतृत्व में लड़ने के बजाय सांगा को विष देकर उनका जीवन समाप्त कर दिया। हल्दी घाटी के युद्ध के 40 वर्ष बाद प्रताप के उत्तराधिकारी अमर सिंह ने लंबे संघर्ष के बाद 1615 ईस्वी में मुगलों से संधि कर ली। ये संधि मेवाड़ के लिए पूर्ण सम्मानजनकपूर्ण थी। फिर भी समझौता कर लेने से अमर सिंह को इतनी आत्मग्लानि हुई कि अपने शेष जीवन काल में महलों से बाहर नहीं आया। उसने राज्य कार्य अपने पुत्र के हाथों में सौंप दिया। प्रताप का शासक बनने के बाद ये पहला ही युद्ध था। इसमें हार जाने पर किसी भी स्थिति में उसका नेतृत्व स्वीकार नहीं होता था। बदायूं भी जिक्र करता है, जब युद्ध में समाचार लेकर वे अकबर के पास जा रहा था, तब मार्ग में मुगल विजय के बारे में बताता तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। यहाँ तक कि अकबर ने भी मानसिंह द्वारा भेजे गए संदेश पर विश्वास नहीं किया। अतः महमूद खां का वास्तविक स्थिति का पता लगाने मेवाड़ भेजा। परिणाम: इस युद्ध का सर्वाधिक महत्व इस बात में है कि गत अर्ध शताब्दी से चले आ रहे राजस्थान मुगल संघर्ष पहली बार मुगल मेवाड़ को हरा नहीं सके। मुगलों की निरंतर विजयों से उनके अजय होने का जो भ्रम भारतीय राजनीतिक क्षितिज में व्याप्त था, उसे इस युद्ध ने ध्वस्त कर दिया। कतिपय इतिहासकारों ने इस युद्ध में प्रताप की हार बताई तथा युद्ध क्षेत्र से भाग जाने की बात कही, लेकिन पर्शियन इतिहासकार बदायूनी, जो इस युद्ध क्षेत्र में मुगलों की ओर से लड़ने के लिए उपस्थित था, उसकी पुस्तक आलोचनात्मक अध्ययन से उपयुक्त कथन निर्मूल सिद्ध होता है। राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, सूरखंड, शिलालेख व जगदीश मंदिर प्रशस्ति ने स्पष्ट रूप से प्रताप को विजयी माना। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस प्रकार के साधनों में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन की संभावना रहती है, परंतु हार को विजय में परिणत कर दे, इतनी नहीं। किसी भी राजस्थानी स्रोतों में पूर्ण पराजय को विजय में बदलने का उदाहरण नहीं मिलता है। खानवा की हार को किसी ने न तो जीत कहा न निर्णायक युद्ध माना, न ही 1568 ईस्वी में अकबर के चित्तौड़ अधिकार को नकारा है। अतः यह दोष उपयुक्त प्रशस्तियों के निर्माता अथवा उत्कीर्णकर्ताओं पर भी नहीं लगाया जा सकता। अगर मुगल विजयी होते तो मानसिंह व आसफ खां को पारितोषिक मिलता। इसके विपरीत मुगल दरबार में उनकी उपस्थिति पर भी पाबंदी लगा दी। यद्यपि यह आज्ञा कुछ समय पश्चात वापस ले ली गई, परंतु इससे इतना तो निश्चित है कि युद्ध का संचालन एवं परिणाम आशा के अनुकूल नहीं रहा। कई इतिहासकार इसे अनिर्णायक युद्ध भी मानते हैं। प्रताप के नेतृत्व में विश्वास की वृद्धि। इस युद्ध का अन्य परिणाम यह रहा कि इससे एक और प्रताप का स्वयं में आत्मविश्वास बढ़ा, तो दूसरी ओर उसके नेतृत्व की जनमानस में प्रगाढ़ आस्था। खानवा युद्ध के पश्चात ही भारत विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए नेतृत्वविहीन हो गया था। अब इस रिक्तता की पूर्ति प्रताप के रूप में हुई। इसलिए राजस्थान में छोटे छोटे राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की आकांक्षा में प्रताप के नेतृत्व को स्वीकार किया। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ईडर, सिरोही, जालोर, बूंदी आदि सभी ने प्रताप से संधि संबंध स्थापित किए। अकबर प्रताप के एक संगठन को तोड़ता तो प्रताप दूसरा संगठन खड़ा कर देता। वह इस युद्ध के बाद से संघर्ष कभी अकेला नहीं रहा। अगर मुगल ईडर के नारायण दास को प्रताप से अलग करता तो प्रताप जालोर के ताज खां व जोधपुर के चंद्रसेन से सैनिक गठबंधन कर लेता। मुगल सेनाएं इनके विरुद्ध पहुंचती तो सिरोही प्रताप के साथ मुगल विरोधी अभियान के लिए तैयार मिलता।
इस प्रकार डूंगरपुर बांसवाड़ा बराबर प्रताप से सैनिक संधि में बंधे रहे। नीति में परिवर्तन। हल्दीघाटी युद्ध का राजनीतिक ही नहीं अपितु प्रताप की युद्ध नीति पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। इस युद्ध के अनुभव से प्रताप ने मुगल आक्रमणों का सामना करने के लिए त्रिसूत्री युद्ध नीति अपनाई। नंबर 1 है जनमानस का विशाल पैमाने पर सहयोग। दूसरा था मित्र राज्यों की सेनाओं से अपने अपने स्थानों पर मुगल विरोधी अभियान कराना तथा केवल मात्र छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाना। प्रताप ने स्वतंत्रता की रक्षा का उत्तरदायित्व तो स्वयं अथवा राज्य के सैनिकों तक ही सीमित नहीं रखा, समस्त जनमानस को भी इस उच्च आदर्श के लिए प्रेरित किया। उसकी प्रेरणा से ही राज्य का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता का सैनिक बन गया। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि मुगलों के सब प्रकार के प्रलोभनों के बाद भी अकबर प्रताप संघर्ष एक भी व्यक्ति ने प्रताप का साथ नहीं छोड़ा। छापामार प्रणाली को इतना प्रभावशाली ढंग से अपनाया कि प्रताप हल्दीघाटी का युद्ध भी नहीं हारा और मुगल मेवाड़ संघर्ष वे अंत में विजयी रहा। गोगुंदा में मुगल सेना की दुर्दशा। युद्ध स्थल से चलकर मुगल सेना ने गोगुंदा में अपना पड़ाव डाला, परंतु प्रताप ने सुरक्षा एवं रसद सामग्री की ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि मुगल सेना बंदियों की तरह पड़ी रही। प्रताप ने पहाड़ी प्रदेश में पूरी नाकेबंदी कर मुगलों का रसद मार्ग अवरुद्ध कर दिया। सैनिक खाद्य पदार्थ के अभाव में भूख से व्याकुल हो गए। मुगल पड़ाव की भयावह स्थिति का वर्णन बदायूनी ने के विवरण से स्पष्ट होता है। उसने लिखा है कि महाराणा के आकस्मिक आक्रमण से भयभीत होकर अमीरों ने गोगुंदा की गलियों में अवधान खड़े कर दिए और नगर के चारों ओर खाई खुदवा दी और इतनी ऊंची दीवार बनवाई कि कोई भी प्रताप की सेना का सवार उसको लांघ न सके। बदायूं के अनुसार खाद्य सामग्री के अभाव में सैनिकों के लिए और विराट समस्या पैदा कर दी। मेवाड़ी सेना के आक्रमणों के भय से खाद्य सामग्री एकत्रित करने के लिए मुगल गोगुंदा से बाहर आने का साहस नहीं कर सकते थे। उनको अपने ही जानवरों के मांस तथा आम उस क्षेत्र में विशेष होते थे, उनको खाकर ही संतोष करना पड़ा, परंतु इसका सांख्य की दृष्टि से मुगल सैनिकों पर विपरीत प्रभाव पड़ा और अनेक बीमार हो गए। अतः करीब 3 माह बाद ही सैनिकों को गोगुंदा छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट है अकबर के पुनः प्रयास। मुगल सेना के गोगुंदा से लौटते ही अकबर 1576 ईस्वी के अंतिम महीनों में मेवाड़ में आया, परंतु उसको भी खाली हाथ लौटना पड़ा। उसके जाते ही प्रताप ने मेवाड़ के समतल प्रदेशों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अतः अकबर ने शहबाज खां को अक्टूबर 1577 ईस्वी में से सैन्य भेजा। यद्यपि वह कुंभलगढ़ को लेने में सफल हुआ, परंतु प्रताप को पकड़ नहीं सका। शहबाज खां दोबारा दिसंबर 1578 ईस्वी तथा नवंबर 1579 ईस्वी में तीसरी बार मेवाड़ में आया, परंतु प्रताप की छापामार युद्ध नीति ने इस सेना को इतना परेशान कर दिया कि सेना को असफल होकर लौटना पड़ा। 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खानखाना के नेतृत्व में मुगल सेना आई, परंतु प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अचानक आक्रमण किया और खानखाना के हरम को भी अपने अधिकार में ले लिया। परंतु प्रताप के आदर्श से मुगल स्त्रियों का सम्मान खानखाना के पास भेज दिया प्रताप ने। इस विजय ने प्रताप की कीर्ति को चारों ओर प्रकाशित किया तथा प्रताप को आक्रामक रुख अपनाने की प्रेरणा मिली। दिवेर का युद्ध। इस बीच कुंभलगढ़ छोड़ने के बाद प्रताप ने अपनी सैनिक तैयारियों में कोई कमी नहीं आने दी। उसने अपना केंद्र गोगुंदा के उत्तर पश्चिम में 16 किलोमीटर दूर स्थित ढोलान यानी ढोल गांव में स्थापित किया। अकबर को अन्य क्षेत्र में व्यस्त पाकर प्रताप ने अपना सैनिक अभियान पश्चिमी मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित मुगल थानों और चौकियों पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया। उसने अपना सर्वप्रथम दिवेर पर अधिकार करने का रखा। दिवेर कुंभलगढ़ से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। यह स्थान भौगोलिक एवं सामरिक महत्व का था। सन 1582 ईस्वी में विजयादशमी के आसपास प्रताप ने दिवेर पर जबरदस्त आक्रमण किया।
युद्ध में कुंवर अमर सिंह ने भी अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया। अमर काव्य के अनुसार उसने दिवेर थाने के मुखिया अकबर के काका शहरीमा सुल्तान खां पर भाले का ऐसा वार किया कि एक ही बार में सुल्तान खां एवं उसका घोड़ा मारा गया तथा उसके टोप व बख्तर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। इस अप्रत्याशित आक्रमण तथा युद्ध में मेवाड़ की शानदार सफलता के कारण शेष मुगल सेनाएं भाग खड़ी हुई। प्रताप ने आमेर तथा तक पीछा किया। दिवेर विजय की ख्याति चारों ओर फैल गई और मुगल सैनिक अपने अपने शेष थाने स्वयं खाली करके भागने लग गए। वास्तव में प्रताप के भावी जीवन के बहुत बड़े विजय अभियान का यह शुभारंभ सिद्ध हुआ। परिणाम: दिवेर के युद्ध में प्रताप को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई, जिससे एक और मेवाड़ के सैनिकों तथा जनसाधारण में नए उत्साह का संचार हुआ तथा दूसरी ओर मेवाड़ में स्थित मुगल थानों में नियुक्त सैनिकों का मनोबल उसी अनुपात में गिरने लगा। इस युद्ध ने प्रताप की रणनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। अब तक अपनाई गई सुरक्षात्मक नीति का स्थान आक्रामक नीति ने ले लिया। इसके बाद प्रताप को मुड़कर नहीं देखना पड़ा। अब मेवाड़ के मुगल अधीन क्षेत्रों को मुक्त कराने में निरंतर सफलता प्राप्त होती रही। कर्नल टॉड ने इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक माना तथा दिवेर को मैराथन की संज्ञा दी। मुक्ति अभियान: दिवेर विजय के पश्चात प्रताप कुंभलगढ़ पहुंचा। वहीं पर सरलता से प्रताप का अधिकार हो गया। अब वे जावर की ओर बढ़ा तथा इसको अधिकार में करने के पश्चात चावंड पहुंचा। डूंगरपुर बांसवाड़ा को भी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इधर अकबर का ध्यान पुनः मेवाड़ की ओर गया। उसने 1584 ईस्वी में जगन्नाथ कछावा को मेवाड़ में भेजा, परंतु उसे निकल लौटना पड़ा। इसके बाद प्रताप ने को अपने शेष जीवन के 12 वर्ष तक मुगल आक्रमणों का सामना नहीं करना पड़ा। इस अवधि में एक एक करके मांडलगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को छोड़ समस्त मेवाड़ पर प्रताप ने अधिकार कर लिया। मांडलगढ़ एवं चित्तौड़ दुर्ग को छोड़कर चावड़ में नई राजधानी का निर्माण किया। वे राज्य की प्रशासनिक व आर्थिक व्यवस्था को सुचारू बनाया। साहित्य व कला के क्षेत्र में भी राज्य की आशातीत प्रगति हुई। चावड़ में ही प्रताप का 19 जनवरी 1597 ईस्वी के दिन स्वर्गवास हो गया। इस प्रकार लगभग 25 वर्ष तक भारतीय राजनीतिक मंच पर महत्वपूर्ण भाग लेकर प्रताप एक ऐसी वीर गाथा का निर्माण कर गया जो देश व काल के स्वतंत्रता प्रेमियों को प्रेरणा देती रहेगी। यूं प्रताप को एक राष्ट्र नायक कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। वे भारतीय संस्कृति की परंपरा का अक्षुण्य प्रतीक माना गया है। उसका बलिदान सहिष्णुता और आदर्शों के लिए त्याग, बलिदान, शासक एवं शासित के बीच सौहार्द एवं घनिष्ठतापूर्ण संबंध, नेतृत्व के गुण, नैतिकता, नीतिज्ञता एवं संयम से ओतप्रोत राष्ट्रीयता का उन्नायक अवस्था, विकास एवं संगठन का आलोक स्तंभ प्रताप निश्चय ही वर्तमान में भी अनुकरणीय है। क्या प्रताप ने अकबर से संधि करने कर भूल की? आधुनिक काल में कुछ इतिहासकारों ने प्रताप द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार करने को एक भारी भूल बताया है। गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि इस लंबे संघर्ष में मेवाड़ की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इससे मेवाड़ को कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला, क्योंकि जर्जरित आर्थिक दशा ने प्रताप के उत्तराधिकारी अमर सिंह को 20 वर्ष बाद ही मुगल सम्राट जहांगीर से संधि करने को बाध्य कर दिया। आरपी त्रिपाठी के अनुसार संधि की शर्त भी लगभग वही थी जो अकबर ने विभिन्न शिष्टमंडलों द्वारा प्रताप के सामने रखी थी। यदि प्रताप संधि की शर्तों का स्वीकार कर लेता तो प्रताप और अमर सिंह के काल में जो 50 वर्षीय संघर्ष चला और मेवाड़
सदैव के लिए पिछड़ गया, वे स्थिति नहीं आती। भारतीय एकता के रूप में भी त्रिपाठी ने प्रताप को बाधक माना। उसका कहना है कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक था जो समस्त भारतवर्ष को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना चाहता था। प्रताप ने नकारात्मक विरोध के कारण उसे सफलता नहीं मिली। इतना ही नहीं, त्रिपाठी ने तो अकबर के आदर्शों को बहुत उच्च मानते हुए प्रताप के संघर्ष को ठीक नहीं माना है। उसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने की नीति को भी उचित ठहराया है, क्योंकि तत्कालीन समाज में इसका विरोध नहीं हुआ और इसीलिए मेवाड़ इस संघर्ष में बिल्कुल अकेला रहा। अकेला रहने का त्रिपाठी ने एक कारण यह भी माना है कि वे मेवाड़ जब जब भी शक्तिशाली हुआ तो पड़ोसी राज्यों की स्वतंत्रता का हनन हुआ और इसीलिए राजपूत राज्यों ने प्रताप का साथ देना ठीक नहीं समझा। यह अनावश्यक दीर्घ संघर्ष त्रिपाठी के अनुसार विघटनकारी, व्यक्तिगत अभाव एवं तुच्छ स्वार्थों के लिए था। अकबर के महानतम आदर्शों के प्रति विरोध प्रताप की एक भयंकर भूल थी। परंतु आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने त्रिपाठी के इस मत का खंडन करते हुए कहा कि अकबर से संधि ने करने का दोष प्रताप का न होकर अकबर की हठधर्मी का था। प्रताप ने सम्मानित आधार पर हमेशा समझौता कराना चाहा, परंतु अपमानजनक शर्तों के कारण यह समय नहीं हुआ। यदि अबुल फजल पर विश्वास करें तो यह स्पष्ट है कि प्रताप ने व्यक्तिगत दरबार में उपस्थित होने की बात छोड़ समझौता करने में उत्साह दिखाया। अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल के प्रति उसने सम्मान की भावना बताई। स्वागत के समय अबुल फजल ने स्पष्ट लिखा है कि अकबर ने खिल्लत धारण की। भगवान दास के साथ प्रताप अपने लड़के को भी मुगल दरबार में भेजने को तैयार था और स्वयं कुछ सरदारों के साथ दरबार उपस्थित होने का आश्वासन दिया। इतना होते हुए भी अकबर ने संधि नहीं की। अतः श्रीवास्तव के अनुसार दोष वास्तव प्रताप का न होकर अकबर का है। इतना लंबा संघर्ष न करता तो कभी भी इतनी उदार शर्त उसे नहीं मिल सकती थी। वास्तव में अकबर की वास्तविक नीति का ज्ञान इसी से प्रकट होता है कि शांति काल में प्रशासन के चारों ओर सैनिक दबाव डाले जा रहे थे। मेवाड़ के पूरे हिस्से को अकबर ने मुस्लिम पदाधिकारियों को दे दिया या मेवाड़ से रुष्ट होकर आने वाले व्यक्तियों को सौंप दिए। यूँ इसने मेवाड़ को मित्रविहीन करने का पूर्ण प्रयास किया था। उसने ईडर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बूंदी पर सैनिक दबाव डाला, मेवाड़ राज्य से अलग करने का प्रयास किया। इसलिए श्रीवास्तव के मतानुसार त्रिपाठी का ये कथन है कि यदि प्रताप दो ही शर्तें अकबर के सामने रखता, जिन शर्तों पर जहांगीर ने अमर सिंह को समझौता हुआ, तो अकबर अवश्य स्वीकार कर लेता। निराधार है, क्योंकि अकबर हमेशा प्रताप की व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर देता है। त्रिपाठी की ये मान्यता थी कि वैवाहिक संबंधों को तत्कालीन राजपूत समाज में बुरा नहीं माना जा गया। श्रीवास्तव को ये बात ठीक नहीं लगी। उनका कहना है कि आधुनिक काल में भी वही अंतर्जातीय विवाह होते हैं, सामाजिक दृष्टि से अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो 16वीं शताब्दी में जबकि सामाजिक बंधन कठोर थे, उनका उपयोग मानना ठीक नहीं है। वैवाहिक समाज स्थापित करने वाले राजपूत राज्यों ने भी ये बात प्रचारित की थी कि उन्होंने अपनी राजकुमारियों की शादी मुगल परिवार से न करके उनके स्थान पर अन्य से कराई। यूँ श्रीवास्तव के अनुसार आज भी यदि ऐसे विवाह ठीक नहीं माने जाते हैं तो उस समय उनको ठीक मानना उचित प्रतीत नहीं होता है। त्रिपाठी का यह मत है कि सिसोदियों के इस युद्ध में अन्य राजपूती राज्यों की कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने या तो विरोधी रूप अपनाया या तटस्थ बने रहे, परंतु वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। इस पूरे संघर्ष काल में कोई भी क्षण ऐसा नहीं था जब प्रताप ने अकेले ही युद्ध लड़ा हो। मुगल सेना का सामना करने के लिए उसने हर बार संयुक्त मोर्चे स्थापित किए। श्री राम शर्मा का कथन है कि अकबर एक संगठन को तोड़ने का प्रयास करता तो प्रताप दूसरा संगठन खड़ा कर देता।
इन छोटे छोटे राज्यों को मुगल सेनाओं ने अनेक बार पदाक्रांत किया, किंतु प्रताप से प्रेरणा प्राप्त कर अवसर पाते ही अपने आप को स्वतंत्र कर लेते। यदि मेवाड़ के उत्थान के कारण अपने अस्तित्व को खतरा था तो इन पड़ोस के छोटे छोटे राज्यों को ही सबसे अधिक था। प्रताप का विरोध सर्वाधिक इन्हीं राज्यों में होना चाहिए था, किंतु प्रताप के संपूर्ण शासनकाल में उसे हर संभव सहयोग इन राज्यों से ही मिलता रहा। इसी कारण मेवाड़ मुगलों का बार बार सामना कर सका। इन सब घटनाओं को ध्यान में रखते हुए श्रीवास्तव ने अकबर से समझौता न होने का उत्तरदायित्व प्रताप को न देकर अकबर पर डाला। अकबर के प्रारंभिक काल को देखा जाए तो उसकी विजयों के पीछे केवल साम्राज्यवादी लिप्सा थी। भारतीय एकता तथा राष्ट्रीयता के लिए उस समय कोई स्थान नहीं था। श्रीवास्तव का मत है कि यदि इस देश में सबको सम्मान समझने और सभी जातियों को समान अवसर प्रदान करने की अकबर की धर्मनिरपेक्षता की नीति पूरे मुगल काल में अपनाई गई होती तो निश्चय ही आने वाली पीढ़ियां महाराणा प्रताप को भारतीय एकता में बाधक स्वीकार कर लेती, परंतु ऐसा नहीं हुआ। श्रीवास्तव तो गोपीनाथ शर्मा के इस कथन से भी सहमत नहीं है कि आखिरकार राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के समय में मेवाड़ को अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी, और अगर राणा ने इसे 1572 ईस्वी में स्वीकार कर लिया होता तो बहुत से बलिदान बच गए होते। यह तर्क युक्ति संगत नहीं है। अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से जो सम्मानपूर्ण शर्त प्राप्त की थी, राणा प्रताप के दीर्घ व दृढ़ संघर्ष तथा अमर सिंह के 18 वर्ष के संघर्ष के कारण ही प्राप्त हो सकी। इस बलिदान के बिना मेवाड़ मुगलों से एक विशेष व्यवहार की आशा नहीं कर सकता था। प्रताप का अगर कोई दोष था तो यही था कि वह अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाए तो एक शक्तिहीन राज्य को शक्तिशाली राज्य की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। आज भी एक शक्तिशाली देश ही स्वतंत्र रह सकता है। अतः प्रताप के त्याग एवं बलिदान को कम करना आंकना ठीक नहीं है। जहाँ तक इस वीर के त्याग और बलिदान का प्रश्न है, सभी इतिहासकार एकमत है कि प्रताप एक वीर गाथा का निर्माण कर गया जो देश व काल के स्वतंत्रता प्रेमियों को प्रेरणा देती रहेगी। आर.पी. त्रिपाठी ने प्रताप की नीति से असहमति बताते हुए भी स्वीकार किया है कि प्रताप ने लगभग 25 वर्ष तक भारतीय राजनीतिक मंच पर एक महत्वपूर्ण भाग लिया और अपनी अधिकांश प्रजा के मत का नेतृत्व किया। उसने अपनी कर्तव्यपरायणता से तथा सफलता से अपने सैनिकों को कर्तव्यारूढ़ प्रजा को आशावादी और शत्रु को भयातुर बनाया। एक सेनाध्यक्ष और जननेता के रूप में वह अपने जमाने के लिए उपयुक्त था। उसकी मुक्ति ने हर प्रकार से युग की समाप्ति कर दी। प्रताप का नाम हमारे देश में स्वाभिमान और देश गौरव के रक्षक के रूप में अमर है। डॉक्टर अकबर सिंह के मतानुसार प्रताप ने अंत तक अपना प्रण निभाया। उसकी दृढ़ता, धीरज, अडिग आत्मविश्वास तथा अनवरत प्रयत्न संसार के इतिहास में अनोखे और अनुकरणीय है। प्रताप की वीर गाथा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जो प्रेरणा दी, उससे प्रताप की गिनती भारतीय राष्ट्र के पूजनीय स्वतंत्रता सेनानायक वीरों में की जाने लगी, और भारत की स्वतंत्रता के बाद भी प्रताप का प्रभाव और महत्व किसी प्रकार से कम नहीं हुआ, क्योंकि प्रताप एक ऐसी अनुपम वीर गाथा का निर्माण कर गया जो आगे भी सभी देश काल के स्वातंत्र्य साधकों को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है कि प्रातः स्मरणीय हिंदू पति और शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह का नाम राजपूताना के इतिहास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और गौरवास्पद है। राजपूताना के इतिहास को इतना उज्जवल और गौरवमय बनाने का श्रेय उसी को ही है। वे स्वदेशभामिनी, स्वतंत्रता का पुजारी, रणकुशल, स्वार्थ त्यागी, नीतिज्ञ, सच्चा वीर और उदार क्षेत्रीय तथा कवि था। उसका आदर्श था कि बापा रावल का वंशज किसी का आगे सिर नहीं झुकाएगा।
स्वदेश प्रेम, स्वतंत्रता और स्वदेशाभिमान उसके मूल मंत्र थे। उसको अपने वीर पूर्वजों के गौरव का गर्व था। वे ऐसे समय मेवाड़ की गद्दी पर बैठा जब उसकी राजधानी चित्तौड़ और प्राय सारी सम्मान भूमि पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। मेवाड़ के बड़े बड़े सरदार भी पहले की लड़ाइयों में मारे जा चुके थे। ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध बादशाह अकबर ने उसके विध्वंस करने के लिए अपने संपूर्ण साम्राज्य का बुद्धिबल, बाहुबल और धन लगा दिया था। बहुत से राजपूत राजा भी अकबर के ही सहायक बने हुए थे। यदि चाहता तो उनकी तरह अकबर की अधीनता यदि महाराणा प्रताप भी चाहता तो उनकी तरह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता तथा अपने वंश की पुत्री को देकर साम्राज्य में एक प्रतिष्ठित पद पर आराम से रह सकता था। परंतु वे स्वतंत्रता का पुजारी केवल घोड़े से स्वदेश भक्ति और कर्तव्यपरायण राजपूतों और भीलों की सहायता से अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो गया। उसकी वीरता, रणकुशलता, कष्ट सहिष्णुता और नैतिकता अत्यंत प्रशंसनीय और अनुकरणीय थी। यूँ प्रताप को एक राष्ट्र नायक कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। वे भारतीय संस्कृति की परंपरा का प्रतीक माना गया है। उसका बलिदान, सहिष्णुता और सिद्धांत के लिए त्याग आज भी अनुकरणीय है। सारांश: इस प्रकार में महाराणा कुंभा के काल में मेवाड़ की बहुमुखी प्रगति हुई। फलते मेवाड़ के उत्कर्ष काल से यदि इसे जाना जाए तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगी। कुंभा के पश्चात पुनः महाराणा सांगा जैसा योग्य नेतृत्व मेवाड़ को प्राप्त हुआ, किंतु यह एक योग ही था कि उसे अधिकांश समय युद्धों में ही व्यस्त रहना पड़ा। फलते निरंतर युद्धों में व्यस्त त्रस्त सामंतों ने उसकी ई लीला समाप्त कर दी। सांगा के पश्चात मेवाड़ में पुनः अराजकता वाली स्थिति का युग आता है, किंतु उदय सिंह के नेतृत्व में स्थिति को संभाल लिया और एक नूतन युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध पद्धति का आरंभ किया, जो उसके पुत्र महाराणा प्रताप ने अपनाकर मेवाड़ राज्य की स्वतंत्रता एवं अक्षुण्णता को बनाए रखने में सफल हुआ। निसंदेह कुंभा, सांगा एवं प्रताप के अधीन मेवाड़ ने प्रगति, विकास, सीमावर्दी, सूरवीरता की छाप अर्थात मेवाड़ की गरिमा आदि को बढ़ाया। इस प्रकार हमने स्वतंत्रता प्रेमी महाराणा प्रताप के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। निश्चय ही इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद।